नमस्कार, मैं नुपुर जारोली जैन आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। हमारी संपन्नता हमारे कृषि उत्पादन पर ही निर्भर करती है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमारे किसानों की एक बड़ी भूमिका है। किसान ही हमारे देश के अन्नदाता है और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता है। ऐसे ही भारतीय किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां कम से कम समय में हर रोज सुबह हम आपको देते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। थनैला रोग पशुपालकों के लिए बना रहा बड़ा संकट। मधुमक्खियों के छत्ते से शहद निकालने की सही विधि पर जानकारी। किसान भाइयों, खराब प्रबंधन की वजह से दुधारू पशुओं में थनैला रोग एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। इस रोग से पशु की जान को कोई खतरा नहीं होता है, लेकिन पशु अनुपयोगी हो जाता है, जिससे पशुपालक को काफी नुकसान होता है। तो किसान भाइयों, दुधारू पशुओं में थनैला रोग के क्या कारण है और लक्षण, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र गुंता बासूर के पशु विशेषज्ञ डॉक्टर अरविंद कुमार वर्मा। आजकल देखने को मिलता है कि पशुओं में थनैला बीमारी लगातार बढ़ती जा रही है। इसकी वजह से किसान भाइयों को, पशुपालकों को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। इसकी वजह से 35 से 40% तक दूध में गिरावट आती है और साथ ही साथ इसका जो इलाज है वो काफ़ी महंगा होता है और यह बीमारी एक पशु से अन्य पशुओं में फैलने की भी एक बहुत बड़ी समस्या है। किसान भाइयों, थनैला रोग दुग्ध व्यवसाय के लिए सबसे बड़ा संकट है। भारतवर्ष में गायें, भैंसें एवं अन्य पशु इस रोग से पीड़ित हैं। इसके कारण दुग्ध उत्पादकों को कई हजार करोड़ रुपए का नुकसान इस बीमारी से होता है। थनैला रोग कई प्रकार के जीवाणु संक्रमण के कारण फैलता है। थनैला रोग की गंभीरता को देखते हुए पशुपालकों के लिए जरूरी हो जाता है कि आप इस रोग को पहचानें। यह बीमारी कई जीवाणु, विषाणु, परजीवी, रिकेट्सिया या माइकोप्लाज्मा जैसे कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जिनके माध्यम से ये बीमारी फैलती है। इस बीमारी में क्या होता है कि जिस समय पशु दूध देता है, दूध देने के 20 से 25 मिनट के बाद उसकी जो दुग्ध नलिका होती है वो खुली रहती है। इसकी वजह से अगर उस समय पशु जमीन में बैठ जाता है तो इस बीमारी के फैलने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस होते हैं। पशुपालक भाइयों, जैसा कि ये कहावत है कि उपचार से रोकथाम भला, तो आपको इस थनैला रोग से बचाने के लिए कुछ सावधानियां रखनी पड़ेंगी। तो किस प्रकार से करें अपने पशुओं का थनैला रोग से बचाव, आइए जानते हैं। तो इसके लिए पशुपालक भाइयों को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी उनके पशुओं का दूध निकालने का समय होता है उससे 2 घंटे पहले अपने पशुओं को चारा वगैरह ना खिलाएं। जैसे ही पशुओं का वो दूध निकालते हैं उसके तुरंत बाद पशुओं को वो चारा डालें तो पशु 25 से 30 मिनट तक उस चारे को खाने में व्यस्त रहता है और इस बीमारी के जो जीवाणु हैं वो उसके थनों तक नहीं पहुंच पाते हैं और उनमें बीमारी होने के चांसेस कम होते हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि जब भी हम पशुओं का दूध निकालते हैं और हमने दूध निकाल लिया है उसके बाद में एक लाल दवाई आती है, उसको किसी भी कटोरी में उसका घोल बना लें और सभी चारों थनों को डुबो दें ताकि वो दवाई वहाँ पर रहे, उसकी वजह से कोई भी गंदगी या इन्फेक्शन पशु के थनों में ना जा सके। तीसरा एक इसका उपाय ये भी हो सकता है कि जब भी हम पशुओं का, जहाँ पर पशुओं को रखते हैं, जिस बाड़े में रखते हैं, उस बाड़े की साफ़ सफाई हमें हफ्ते 10 दिन में अवश्य करनी चाहिए। उस बाड़े की साफ़ सफाई आप फिनाइल से कर सकते हैं या जो अभी मैंने लाल दवाई आपको बताई इसका भी आप घोल बनाकर उस जगह पर छिड़काव कर सकते हैं। तो उसकी वजह से जो भी वहाँ पर इन्फेक्शन या गंदगी है वो कम हो जाएगी, तो पशुओं में इस बीमारी के होने के चांसेस कम होंगे। यदि गाय भैंसों में थनैला रोग हो जाता है तो आप किस प्रकार से करें इनका उपचार, चलिए ये भी हम आपको बताते हैं। किस तरह से हम अर्ली स्टेज में, शुरुआती दौर में इस बीमारी का पशुओं में पहचान कर लें और जल्दी से उनका इलाज करवा लें तो सही तरीके से और कम पैसे में हमारा पशु इस बीमारी से ठीक हो सकता है।
इसके लिए हमें ये करना आवश्यक है, जब हम पशुओं का दूध निकालते हैं, जो लास्ट का दूध है पशुओं का, उसमें हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि अगर उसमें कहीं आपको खून नज़र आ रहा है या पस की कोशिकाएं नज़र आ रही हैं, तो हमें ये समझना चाहिए कि पशुओं में थनैला बीमारी की शुरुआत हो चुकी है। इस समय अगर हम पशुओं का इलाज करवा लेते हैं तो हमारे पशु इस बीमारी से जल्दी से ठीक हो जाते हैं। लेकिन जिन पशुओं में ये बीमारी बार बार आती है, जब भी वो बच्चा देते हैं, दूध में आते हैं, उसके बाद ये बीमारी नज़र आती है, तो ऐसे पशुओं में ये क्रोनिक समस्या हो जाती है। तो ऐसे पशुओं का जो इलाज है, जब पशु दूध देना बंद कर देता है उस समय हमें इसका इलाज करवाना चाहिए। इसके जो भी जीवाणु या विषाणु पशु के शरीर के अंदर हैं, उनका एंटीबायोटिक के माध्यम से इलाज किया जाता है। उसके बाद हमारा पशु इस बीमारी से सही हो सकता है। अभी ठंड का मौसम चल रहा है और ऐसे में मुर्गियों की देखरेख में थोड़ी सी भी लापरवाही मुर्गी पालकों के लिए घाटे का सौदा साबित हो सकती है। तो आप सर्दी के मौसम में चूजा लाने से लेकर उनको बड़ा करके बेचने तक के सारे प्रबंधन को कैसे करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर VN गौतम। आज अपन बात करेंगे ब्रॉयलर पालन के बारे में। ब्रॉयलर जो है मांस के लिए तैयार किए जाने वाला अपना कुक्कुट पक्षी है। यहाँ बात करेंगे शरद ऋतु में मुर्गी पालन की तैयारी से। सबसे पहले जब आप चूजे लेकर के अपने फार्म पर आएँ या जहाँ पर भी आपको चूजा रखना है, वहाँ की पूर्व में यदि आपने कोई चूजा पालन या मुर्गी पालन किया है तो उस पूरे लीटर खाली करें और चूने का घोल बना करके पूरी फर्श को अच्छे से लिपाई कर दें और उसके पश्चात तकरीबन 1 हफ्ते से 15 दिन तक आवास को खाली छोड़ दें, जिससे कि उसमें रहने वाले विभिन्न तरीके के जो कीटाणु हैं वो नष्ट हो जाएं। किसान भाइयों, मांस वाली मुर्गियों की उचित बढ़वार हो, इसके लिए 1 दिन की अवस्था से ही चूजों की उचित देखरेख करना चाहिए। तो आप कैसे करें इनका प्रबंधन, आइए जानते हैं। जब चूजों को अपन नियत स्थान पर लाते हैं तो सबसे पहले उनका जो ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रेस है उसको दूर करने के लिए अपने पानी के साथ ग्लूकोज का भी घोल देना चाहिए, जिससे उनकी ताकत बनी रहती है। यदि इस तरह के कार्य ना किया जाए तो कई बार देखने में ये मिलता है कि चूजों की आकस्मिक मृत्यु होने लगती है। चूजों को लाने के पूर्व आप अपना जो भी बेडिंग मटेरियल है, जो भी बिछावन है, उसको अच्छे से तैयार कर लें। बिछावन के लिए सबसे पहले या तो भूसी या साडस, जिसको बुरादा कहते हैं, उसको बिछाया जाता है। तकरीबन 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी मोटाई रखनी चाहिए। बुरादे के ऊपर अखबारों का बिछावन कर दें, चूँकि चूजे छोटे होते हैं और इनको दाना ढूंढने में दिक्कत होती है। बिछावन में कागज़ का इस्तेमाल करके दाने का छिड़काव उस पेपर के ऊपर कर दें, जिससे चूजे उस दानों का उपयोग कर सकें। स्थान प्रति चूजा 1 दिन से लेकर के 1 हफ्ता तक आधा स्क्वायर फीट की जगह देनी है। इसके बाद 1 स्क्वायर फीट की जगह देनी है 15 दिन पश्चात। 30 दिन बीतने के बाद 1.5 स्क्वायर फीट की जगह देनी है। इसके बाद 15 दिन बीतने पर 2.5 स्क्वायर से 3 स्क्वायर फीट की जगह देनी है, प्रदान करनी है प्रति पक्षी। इसके पश्चात जैसे ही हम चूजे लाएंगे तो ब्रूडिंग की व्यवस्था करनी चाहिए। ब्रूडिंग का समय का तापमान 28 से 31 डिग्री सेल्सियस रखना चाहिए, जिससे कि चूजे आने पर उन्हें एक अच्छा फैमिलियर एनवायरनमेंट मिले, जिससे उन्हें ना तो ठंड का एहसास हो ना अत्यधिक गर्मी का एहसास हो। 1 दिन से लेकर 1 हफ्ते तक का तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहीट रखना है। इसके पश्चात अगले हफ्ते से 90 डिग्री सेल्सियस पर तापमान रखना है। इसके 7 दिन पश्चात 85 डिग्री सेल्सियस का तापमान रखना है। उसके 7 दिन पश्चात 80 डिग्री सेल्सियस में फ़ारेनहीट का तापमान रखना है, जिससे कि चूजों की सेहत में भी कोई फर्क ना पड़े और वृद्धि हो। किसान भाइयों, ब्रॉयलर मुर्गी पालन से अधिक लाभ मिले, इसके लिए मुर्गियों को संतुलित मात्रा में दाना खिलाते हुए ठंड के प्रकोप से बचाकर टीकाकरण किस तरह से करें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। इसके पश्चात बात करेंगे कैसे दाना आहार देना है। आहार देने के लिए प्री स्टार्टर दाना आपके मार्केट में इजीली अवेलेबल है, आराम से मिल सकता है, उसका उपयोग करना है। प्री स्टार्टर हफ्ते से 15 दिन तक के लिए यूज करना है। इसके पश्चात स्टार्टर दाना होगा, उसको 15 दिन पश्चात यूज़ करना है, 20 से 25 दिन तक का इस्तेमाल करना है। फिर इसके बाद आपका ग्रोवर राशन आएगा, उसको 22 दिन के पश्चात
इस्तेमाल करना है। पीने योग्य पानी जो है आपको हमेशा ताज़ा देना चाहिए, जो कि तकरीबन बॉडी टेम्परेचर से मिलता जुलता हो, ना ज़्यादा ठंडा हो ना ही ज़्यादा गर्म हो। नियत स्थान पर पानी के बर्तन रख दें। एकदम एक जगह पर पानी के बर्तन ना रखें कि सब सारे चूजे एक ही जगह पर इकट्ठे हो जाएं। छोटे चूजे हैं उनके लिए बड़े बर्तनों का उपयोग नहीं करना चाहिए। बड़े बर्तनों का उपयोग करने पर कई बार ये देखा गया है कि बड़े बर्तनों में वो डूब करके मर जाते हैं। बर्तनों की तली हल्की सी थोड़ा सा उठा करके रखें जिससे लिटर गीला ना हो, और जैसे जैसे वृद्धि होती है चूजों में तो उसमें लटकाने के भी उपकरण होते हैं, उसको ऊपर आप उनकी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर। ठंड में सावधानी सबसे ज़्यादा आपको हवा, जो कि तेज़ हवाएं चलती हैं ठंड के समय, उनको रोकना है। उसको रोकने के लिए पर्दे का इस्तेमाल करना है आपकी खिड़कियों पर, आपके दरवाज़ों पर। यदि कहीं पे छिद्र या सेंध है तो उसको भी प्रॉपर बंद करना है, और उस पर्दे को पूरे समय ना ढक करके 10 बजे से लेके सुबह और 4 बजे शाम तक उसको खोल के रखना है। इसके पश्चात आपको पर्दे बंद कर देने हैं। यदि ऐसा लगता है, आपको आभास होता है कि धूप का सीज़न 10 बजे तक भी नहीं आ रहा है, कई जगह बहुत ठंडी रहती है, 11 बजे आता है या 12 बजे, तब खोलें और 4 बजे उसे बंद कर दें जिससे हवाओं का प्रवेश ना हो सके। इस तरह चूज़ों को ठंड में बचाया जा सकता है। इसके पश्चात हम बात करेंगे विभिन्न तरीके के टीकों की, क्योंकि ब्रॉयलर है और आपको शुरुआत के दिनों में ही पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक लगातार टीकाकरण करना है। मैरक्स डिसीज़ हो गई, रानीखेत डिसीज़ है, इन सब का टीकाकरण जो है समय समय पर करना चाहिए। अब रानीखेत डिसीज़ सबसे ज़्यादा होती है चूज़ों में, इसलिए रानीखेत का टीकाकरण बहुत आवश्यक है। एवं कॉक्सीडियोस स्टेट जो होते हैं अपनी दवाइयाँ हैं उनका उपयोग करें, जिससे कि कॉक्सीडिया की समस्या सबसे ज़्यादा मुर्गी में होती है, तो उसका रोकथाम की जा सके। इस तरह की सावधानी जो भी मैंने बताई है उसको बिल्कुल अक्षर से पालन करें और शुद्ध लाभ प्राप्त करें। किसान भाई शहद निकालने के लिए छत्ते के नीचे धुआं करते हैं और छत्ते को निचोड़कर उसमें शहद निकालते हैं। छत्ते को निचोड़ते समय उसमें मौजूद हजारों अंडे और बच्चे मर जाते हैं और उस शहद में घुल जाते हैं। शहद निकालने का यह गलत तरीका है, लेकिन वैज्ञानिकों ने संशोधनों के बाद शुद्ध और प्राकृतिक शहद निकालने के लिए एक अद्भुत तरीका खोजा है। इस पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर अशोक सिंह यादव। किसान भाइयों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कि मधुमक्खी पालन से जो विभिन्न प्रकार के जो उत्पाद प्राप्त होते हैं उनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण उत्पाद होता है शहद। इस शहद को निकालने की विधि क्या है, इसके निष्कासन का तरीका क्या होता है, और मौसम को देखते हुए हम किस प्रकार इसको निकालने की जो हमारी प्रक्रिया है उसको हम अपना सकते हैं। मधुमक्खी पालन में सबसे जरूरी होता है छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाए, नहीं तो मधुमक्खी पालकों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। रबी मौसम में फूलों की अधिकता होने से मधुमक्खियां शहद अधिक बनाती हैं, तो इस समय मधुमक्खियों के छत्तों से सावधानी पूर्वक शहद निकालना एक अति आवश्यक कार्य है। तो आप शहद निकालते समय कौन कौन सी सावधानियां अपनाएं, आइए जानते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब हम इस मौसम की बात करें, जो वर्तमान जो समय है, जो शरद जो मौसम है, इस मौसम में अगर हम शहद निकाल रहे हैं तो शहद निकालने से पूर्व कुछ हमें सावधानियां रखने की आवश्यकता होती है। जिस दिन हम शहद निकालने की बारे में जो है विचार बना रहे हैं, उस समय ये देखें कि हमारा जो मौसम है वो मौसम साफ होना चाहिए और हमारे कोहरा वगैरह नहीं होना चाहिए, जिससे कि जो है शहद निकालने में कोई असुविधा ना हो। तेज हवा नहीं चल रही हो उस समय, ये हमें सावधानी रखना है। और अगर जो है तेज हवा या कोहरा होगा या ज़्यादा जो है ठंड होगी तो उस समय जो है शहद निकालने में हमें परेशानी आ सकती है और हम जो है उस सही तरीके से शहद उसका नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि जो है उस समय शहद निकालना थोड़ा सा हमारे लिए परेशानी वाला हो सकता है। दूसरा हमें देखना है कि जो हमारी जो पेटियों की जो है निरीक्षण करना है, और निरीक्षण करते समय ये ध्यान देना है जो हमारे जो फ्रेम है और जिस फ्रेम में जो है मधुमक्खियों ने जो है नेक्टर को उसमें इकट्ठा किया है, शहद जहाँ इकट्ठा किया है, वो फ्रेम जो है मधुमक्खियों ने मोम के द्वारा उसको
पैक किया है कि नहीं किया। मोम से अगर उसकी जो सेल पैक नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो जो शहद है वो शहद में हमारी जो है नमी की जो हमारा जो पानी है उसकी मात्रा ज़्यादा है, तो ये ऐसा शहद जो है गुणवत्ता के हिसाब से हमारा जो है ठीक नहीं रहता है। वो फ्रेम जब पूरी तरह जो मोम से जब पैक हो जाते हैं उसके बाद में अगर हम शहद को निकालते हैं तो वो शहद जो है गुणवत्ता के हिसाब से भी अच्छा होता है और उसमें जो है मॉइस्चर परसेंट भी कम होता है। तो इस प्रकार उसको देखना चाहिए। जब हम काम करते हैं तो सबसे पहले जहाँ पर हमारी मधुमक्खी की पेटियाँ रखी हुई हैं वहाँ पर उस समय हमें काम करने के लिए भी कम से कम 4 से 5 लोगों की आवश्यकता पड़ती है। तो उसमें सबसे पहले हम जो है हमारी जो मधुमक्खी की पेटियाँ जहाँ रखी हुई हैं वहाँ पर हम जो हमारा धुआंकार यंत्र उस यंत्र में हम जलता हुआ कोयला या काउडंग वगैरह उसमें भर के जो हमारी जो मधुमक्खी की जो पेटी है वहाँ पर उसमें धुआं करते हैं, जिससे जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो नीचे पूरी शांत होकर बैठ जाती हैं और उन फ्रेमों को फिर हम बाहर निकालते हैं। तो जो फ्रेम जो हम बाहर निकाल रहे हैं उसमें अगर कुछ मधुमक्खियाँ हैं तो उनको हम ब्रश की सहायता से उसी पेटी में उनको जो है जड़ा देते हैं और जो खाली जो बॉक्स होता है उस बॉक्स में उन फ्रेमों को लगाकर और जो जब मधु निष्कासन के लिए जो हमने जो है जो टेंट लगाया हुआ है या जो नेट लगाया हुआ है वहाँ पर उनको लेके जाते हैं। उसमें बैठा हुआ जो व्यक्ति है वो जो चाकू की सहायता से उसके ऊपर जो सेल में जो मोम लगा हुआ है उस मोम को अलग करता है और फिर उस ऐसे जो फ्रेम होते हैं जो मोम जिनमें से हमने अलग कर दिया है उनको हम जो है जो हमारे मधु निष्कासन जो मशीन है या इनको जिसको हम हनी एक्सट्रैक्टर बोलते हैं उसमें उसको लगाते हैं और एक व्यक्ति जो है उस एक्सट्रैक्टर को उसको घुमाता है और ये जो प्रक्रिया है उसको इस तरीके से किया जाता है कि जो मधु निष्कासन जो यंत्र है उसकी गति इतनी रखी जाती है कि केवल शहद उससे जो है बाहर निकलकर नीचे दीवारों से चिपकने लगता है और उसमें जो मधुमक्खी जो वंश होता है जैसे उसमें जो ब्रूड है उसको कोई नुकसान या क्षति हमें जो है नहीं पहुंचानी है, इतनी गति उसकी रखते हैं। और इसके बाद उन जो खाली जो फ्रेम है उनको वापस उसी बॉक्स में रखकर और हम वापस अपनी मधुमक्खी जो हमारी इकाई है वहाँ पर लेके आते हैं और वापस उसी बॉक्स में जिससे हमने निकाले थे उसी में उनको वापस स्थापित कर देते हैं। तो ये एक प्रकार का पूरा एक चरणबद्ध तरीके से पूरा कार्य किया जाता है मधु निष्कासन का या जो शहद निष्कासन का। इसमें विशेष तौर पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मधु निष्कासन करते समय या शहद निष्कासन करते समय किसी प्रकार का उसमें गंदगी नहीं जाना चाहिए। दूसरा मधुमक्खियों के जो है जैसे मान लो मर के या उसके पंख वगैरह उसमें नहीं जाना चाहिए। और तीसरी जो बहुत ही उपयोगी जो बात है वो ये है कि उसमें जो है लाइव टिश्यू या जो मधुमक्खी जो वंश है या मधुमक्खी का जो ब्रूड है वो ब्रूड का अंश उसमें नहीं जाना चाहिए। फिर जो हमारी मधु निष्कासन जो मशीन है उस मशीन से हम उस शहद को छलनी लगाकर और जो हमारी फ्रूट गेट जो प्लास्टिक की जो बाल्टियां होती हैं उस बाल्टियों में उनको हम निकाल लेते हैं और ये जो शहद है ये निष्कासन के बाद जो है फिर हमारा प्रोसेसिंग की प्रक्रिया के लिए ये तैयार हो जाता है और हमें स्वच्छ और साफ तरीके से अपने शहद का निष्कासन करना है और गुणवत्ता उसकी बनाए रखना है और सही तरीके से ही हम उसका जो है भंडारण करना है। भंडारण के उपलक्ष्य में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम शहद निकालते हैं तो शहद निकालते समय कभी भी हमें जो है टीन या आपकी जो डालडा की जो हमारी जो कनस्टर वगैरह होते हैं इनका उपयोग नहीं करना है, क्योंकि इसमें जो लोह तत्व होता है वो तत्व जो है शहद में मिक्स हो जाता है, जिससे हमारे शहद की जो गुणवत्ता है वो गुणवत्ता खराब हो जाती है। तो हमेशा हमें जो है शहद निष्कासन करते समय हमें जो फूड ग्रेड जो प्लास्टिक की जो बाल्टियाँ हैं उनका हमें उपयोग करना है, उसी में हमें शहद का जो है भंडारण करना है। तो किसान भाइयों, ये एक संक्षिप्त जो है शहद निष्कासन के संदर्भ में एक जानकारी है। मैं आशा करता हूं कि आपके लिए उपयोगी साबित होगी। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव भानगो, जिला करौली के रुद्र प्रताप ने। आपने नींबू के बाग में कीट नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। नींबू की बागवानी में अपने को बहुत सारे कीट भी नुकसान पहुंचाते हैं। इन कीटों के अंदर जो मुख्य कीट है जिसे अपन लीफ माइनर कहते हैं, ये जो लीफ माइनर क्या करता है कि जो नींबू की जो पत्तियां होती है उसके अंदर सुरंग बना लेता है। सुरंग बनाने के बाद में इसमें जो हरित लवक होता है क्लोरोप्लास्ट, उसको ये खा लेता है अंदर से क्लोरोप्लास्ट खाने के कारण जो फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो बाधित हो जाती है।
इसका पौधे का भोजन नहीं बन पाता है। धीरे धीरे पत्तियां पीली पड़ के और नीचे की तरफ झड़ के नीचे गिर जाती हैं। तो किसान भाइयों को इससे बहुत ज़्यादा आर्थिक हानि होती है। रासायनिक नियंत्रण करने के लिए ट्राइजोफोस 40 cc 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। गेहूं और जौ की फसल में दीमक की समस्या और इसका नियंत्रण। पशुओं के लिए करें अभी से हरे चारे वाले फसलों की खेती। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर भी संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18अन्नदाता@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।